हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट कर चुके हैं ऑन द एक्सियल पोजीशन। कल आपको हमने बताया था कि एक्सियल पोजीशन का मतलब जैसे डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, ये डाइपोल अगर ये रखा हुआ है तो इसके एक्स एक्सिस के अलांग जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना। आई होप आप लोग इसकी स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है कि एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मतलब जो है डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर फार्मूला की हम बात करें तो कुछ फार्मूला ऐसे निकल के आया था एक्सियल कंडीशन में, एक्सियल केस में ऐसा फार्मूला निकल के आया था जो बताया था। मेन फार्मूला था 2K PR अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है कि आप लोग भूल गए जल्दी? क्यों बताइए कमेंट में। और सेकेंड नंबर जो एक्सियल कंडीशन में ड्यू टू स्मॉल डाइपोल निकला था उसमें L स्क्वायर को हमने कंडीशन लगा के 0 कर दिया था, तो वहाँ पे निकल के आया था K2P अपान R3। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसका हमने साथ में वेक्टर फॉर्म भी बताया था। वेक्टर फॉर्म याद है? वेक्टर फॉर्म कैसे बताया था? वेक्टर फॉर्म ये बताया था हमने कि यहाँ पे P पर एरो लगता है, साथ साथ E पर एरो लगता है। P डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ एरो लगता है। इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एरो लगता है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप लोग को इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप। अब इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं कि अगर डाइपोल के हम वाई एक्सिस में जाएं, वाई अक्ष में जाएं, जिसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन, हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति, तो उसके जो है निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, अक्सर लोग किताब से एक ही तरीके से निकाल पाते हैं और ये थोड़ा सा देखिए लॉन्ग प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है और सबको पता है वेक्टर में डायरेक्शन देखना पड़ता है। पहले कल बताया था हमने कि अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो उसको ऐड कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सबस्ट्रैक हो जाएगा। 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं तो पाइथागोरस लग जाएगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर ये तीनों केस में से कोई केस ना बने और कोई एंगल पे आ जाए तब क्या होगा? तो क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़ा था ना वेक्टर एडिशन का, कि अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे लगे हो तो वहाँ फार्मूला होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ये बात सबके समझ में आ गई थी जो हमने कल पढ़ाया था। एक्सियल पोजीशन में फार्मूला ये मेन ठीक ये ऑलवेज वैलिड होता है 2K PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक्सियल कंडीशन में जो ये फार्मूला इंटेंसिटी का है ये स्मॉल डाइपोल है। स्मॉल डाइपोल का मतलब ये हमारा ये है कि जो यहाँ पे डाइपोल की लेंथ होती है, जो ये डाइपोल की लंबाई होती है, इसको हमने ये R के करस्पॉन्डिंग में बहुत ही कम रखा है तो बोलते हैं वेरी स्मॉल डाइपोल। वैसे भी डाइपोल स्मॉल होता भी है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं डाइपोल से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हमारा टॉपिक क्या बोलिए? ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। आज हम कहाँ निकालेंगे? इक्वाटोरियल पोजीशन में निकालेंगे, जो कि ठीक है क्लास में अक्सर लोग इसको बहुत दिक्कत करते हैं निकालने में, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो आज आप लोगों को देखिए कितनी आसानी से निकलता है इक्वाटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का फार्मूला देखिए आपको थोड़ा सा हिंट से दे दें। जो फार्मूला यहाँ निकल के आया था ना ये स्मॉल डाइपोल का, इसका जस्ट हाफ होता है। अच्छा के क्या मालूम है ना? के क्या होता है? भूल तो नहीं गए? के की वैल्यू, के की वैल्यू बताया था फ्री स्पेस में 1/4πε0। ये के की वैल्यू होती है। ठीक है, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू फिक्स बताया था 9 × 10⁹। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वाटोरियल कंडीशन में डाइपोल मोमेंट से जो है इंटेंसिटी फाइंड करने का तरीका। इसमें आपको हम दो मेथड बताएंगे, समझिएगा, एक ही वीडियो में दो में बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करिएगा। नाम बता दें, एक का नाम होता है वेक्टर एडिशन मेथड, अब एक का नाम होगा वेक्टर कंपोनेंट मेथड। ठीक है ना, तो आपको जो अच्छा लगेगा पहले हम वेक्टर एडिशन से करा देंगे, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म से करा देंगे, फिर हम एक वेक्टर को जो तोड़ा जाता है, रिजॉल्व किया जाता है ना, कि अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है तो उसका दो कंपोनेंट आता है, एक कॉस में एक साइन में। अभी उसके हम ट्रिक बताने वाले हैं कैसे उसको ठीक है कंपोनेंट को तोड़ना पड़ेगा, वो सब आप लोग ठीक है चिंता ना करिए। चलिए इसको इरेज, इसको नोट कर लेगा, जिसका छूटा है पीछे वीडियो जाके पीछे वीडियो को वॉच करिए। देखिए जितनी वीडियो हम बना रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी क्लास 12th में हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। और इसमें जो हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, तो कोशिश हमारा ये रहता है कि हम किसी चीज़ को अगर टॉपिक उठाएं तो उसको हम डीपली ले जाएं ताकि कोई डाउट मतलब उस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपका ना रह पाए। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ भी देखिए डाइपोल है तो डाइपोल में दो चार्जेस होता है। क्या क्या बताया था? याद तो होगा सभी को।
एक एंड पॉइंट पे चार्ज माइनस क्यू होता है, दूसरे पर क्या होता है प्लस क्यू होता है, बीच का सेपरेशन 12 होता है। इसको हमने आधा यहाँ पे हमने मध्य बिंदु दिखा दिया, मिड पॉइंट दिखा दिया, तो एल इधर दिखा दिया, एल इधर दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए जो एक्सियल कंडीशन में क्या था ना, एक्सियल में बहुत आसान था, सामने पॉइंट लिया गया था, ऐसे सामने पॉइंट लिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस में है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो जब ये नॉर्मल डायरेक्शन में है तो यहाँ पे अगर देखो माइनस क्यू से पॉइंट पी को मिला देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे हम पी को जो है यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको बताया था जो हम निकालने जा रहे हैं, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन देखना होता है, मेन प्रॉब्लम ये होती है डायरेक्शन देखने में। अगर शायद ये स्केलर होता तो इतनी प्रॉब्लम ना आती, ठीक है। चलिए देखिए माइनस क्यू सबसे पहला चार्ज है, माइनस, अच्छा यहाँ पे जो पी पॉइंट है वहाँ बताया था एक चार्ज छिपा रहता है, डैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे मैथ में 1 छिपा रहता है ना, वैसे फिजिक्स में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहाँ भी डेरिवेशन करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो बताइए माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी, एलॉन्ग दी, ठीक है ना, इसी की डायरेक्शन की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा पहला इंटेंसिटी हुआ जिसकी डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ होगी, ये E1 हो गया, समझिएगा ध्यान से। प्लस वाला देखो इसी लाइन के एलॉन्ग, क्योंकि प्लस प्लस है रिपल करेगा, तो ये इंटेंसिटी हो गई। अब खुद अपने से विजुलाइज कर लीजिए कि कल ही बताया था आपको कि अगर डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड कर देंगे, सुनिएगा दोबारा समझा रहे हैं, डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अगर डायरेक्शन 90 पे होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे। क्या यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन फॉलो हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना तो ये डायरेक्शन सेम है, ना तो ये अपोजिट है, और ना तो ये 90 पे है। इसलिए यहाँ पे हम इसका 2 मेथड बताएंगे, हालांकि ये थोड़ा टफ होता है, इसको भी देखना आप लोग पढ़ने के बाद, बिल्कुल आसान इसको समझेंगे। इसको हम 2 मेथड से करेंगे, अब इसी वीडियो में करेंगे, थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम वेक्टर एडिशन मेथड से करेंगे कि अगर हम 2 वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो एक इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फाइनल वेक्टर वो कितना आएगा, इसको हम सपोज कर लेते हैं ई वेक्टर, ठीक है। और एक बताएंगे आपको हम वेक्टर को तोड़ के बताएंगे, वेक्टर का कंपोनेंट करके बताएंगे कि E1 को हम तोड़ेंगे 2 पार्ट में, फिर E2 को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, उसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, उसकी तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात ये बताइए, थोड़ा यहाँ पे एंगल भी बात कर लेते हैं, एंगल की हम बात कर लेते हैं। तो एंगल की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको हम कुछ रूल बता दें कि अगर 2 लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है और उसे थर्ड लाइन ऐसे कट कर रही है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। हर चीज़ को बिल्कुल गहराई से समझना है, ठीक है ना, हल्का हल्का नहीं पढ़ना है कि बस एक दिन पढ़ा दूसरे दिन भूल गया। तो यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा होगा, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड सेम हो तो उसके सामने का एंगल क्या होता है, सेम होता है। चलिए कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। ये बताइए ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड कितनी आएगी, अंडर रूट, इतनी बात तो मालूम होगा ना, हाइपोटेनस है ये इस ट्रायंगल में देखिए, ये ओपी ट्रायंगल में देखिए ये हाइपोटेनस है, तो अंडर रूट R² प्लस L²। ऐसा ही इसको इरेज कर दें, इसको हटा दें, इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे ही देखिए इधर की तरफ कितना आएगा बताइए, अंडर रूट R² प्लस L² आएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल में, ये दोनों साइड सेम है, मतलब तरह की आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पे होगा। अब थोड़ा समझिए, ये साइड क्या है, इस साइड के पैरेलल है। अगर ये साइड इसके पैरेलल है और इसको ऐसे थर्ड साइड कट कर रही है, तो जितना एंगल ये थीटा बन रहा है यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा, सही बात है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, अब इसको ऐसे थर्ड लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा वही थीटा एंगल यहाँ भी बनेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला थीटा इस थीटा से आ रहा है, अच्छा इसको बोलेंगे बाई अल्टरनेट एंगल, और ये वाला थीटा इससे नहीं आ रहा है, इस थीटा से आ रहा है, इसको बोलेंगे बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो आई होप आप लोग को इतना डायग्राम अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम 2 तरीके से देखिए कैसे हल करते हैं, देखिए आपके सामने, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने पहले काम किया था कि यहाँ पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी निकाला था पी पॉइंट पे, जिसका नाम E1 है, फिर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी निकाला था E2 है। अच्छा एक बात हम पहले बता चुके हैं कि सिंगल चार्ज का इंटेंसिटी का फार्मूला पहले ही बताया था, KQ/R², ये आना चाहिए सभी को, ठीक है ना। K क्या है, 1/4πε0 होता है, ठीक है। तो ये बात सभी को मालूम है, KQ/R² और K क्या है, 1/4πε0। तो यहाँ पे बताइए अगर हम यहाँ लिखें सबसे पहली लाइन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या लिखेंगे बताइए, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, समझिएगा ध्यान से। इसकी इंटेंसिटी को हमने डायग्राम में क्या शो किया, E1 शो किया है, और पहले बताया था कि जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके आगे प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। दोबारा सुनिए, अगेन रिपीट,
जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके आगे प्लस माइनस का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस से डायरेक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डायरेक्शन देख लेते हैं। तो बताइए के लिखा है सही है, ये माइनस क्यों है, लेकिन हम चार्ज को इग्नोर करेंगे। डिस्टेंस कितना बताइए? रूट में है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बताइए E1 की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। सिमिलरली जैसे एक्सियल में निकाला था वैसे इक्वेटोरियल में निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली E2 किससे है? यहाँ लिख भी दो अगर लिखना है तो, इसको लिखना यहाँ लिख भी सकता है, ड्यू टू कौन सा चार्ज बोलिए? ये वाला सेकेंड चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसकी इंटेंसिटी को हमने क्या लिखा है, नाम क्या दिया है? देखिए डायरेक्शन के बाद हम बात करेंगे, ठीक है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E2 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ वही फॉर्मूला यहाँ भी काम देगा, के क्यू अपान चार्ज उतना ही है, प्लस माइनस पकड़ना है नहीं है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए कितना निकल के आया? के क्यू अपान आर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिया? सेकंड बना दिया। क्लियर है? तो इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, एक्सियल कंडीशन में दोनों की वैल्यू अलग अलग आई थी, E1 की वैल्यू अलग आई थी और E2 की वैल्यू अलग आई थी। एक में आया था आर माइनस नीचे एल का होल स्क्वायर, याद करिए, एक में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें देखिए दोनों में सेम, जितना E1 की मैग्नीट्यूड है उतना ही E2 का मैग्नीट्यूड है। वो अलग बात है, डायरेक्शन में दोनों अलग अलग है, ना सेम है, ना अपोजिट है, ना 90 डिग्री पे है, वो तो हम बाद में हल करेंगे। लेकिन यहाँ से मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या निकला? सेम निकला। इतनी बात कॉमन रहेगी। अब यहीं से हमारा स्टार्ट होगा मेथड, कि हम किस मेथड से आगे प्रोसीड करें। अब यहीं से हम दो मेथड अप्रोच करेंगे, एक हम वेक्टर एडिशन मेथड से कर सकते हैं इसके बाद, और एक हम कर सकते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड या वेक्टर कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे वेक्टर एडिशन मेथड से बताएंगे, फिर हम बाद में बताएंगे वेक्टर रिजोल्यूशन या वेक्टर को जो है तोड़ करके कैसे हम करेंगे, ठीक है। इतनी बात को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर दें। तो देखिए समझिए, तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझिएगा ध्यान से, जितना मैग्नीट्यूड E1 का निकला उतना ही मैग्नीट्यूड बताइए किसका निकला? E2 का निकला। और फॉर्मूला कुछ क्या आया बताइए? के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी आप लोग को हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बाद में जो है न्यूमेरिकल कभी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। देखिए यूट्यूब पे हर चीज़ पॉसिबल तो है नहीं है, क्योंकि कोई पेड बेस तो है नहीं है, ठीक है, कि हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल सकें। तो हमारे हिसाब से जितना हमारे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ चल सकेगा उतना हम लेके चलेंगे। और आप लोग इससे निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम तक हम जितना भी सिलेबस होगा उसमें से हम, ठीक है, 99% चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात सबके समझ में आ गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम निकला है। अब देखो ये जो वैल्यू सेम निकली है इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना, उसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x मान लेते हैं, ताकि हमको ये वैल्यू बार बार रखना ना पड़े। तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया। तो इस बात को याद रखिए, इसको हम दोनों मेथड में यूज करेंगे। क्या करेंगे? दोनों मेथड में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है, यहीं से क्या स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे में अप्रोच करना है वेक्टर एडिशन मेथड से। एक बार दोबारा समझा देते हैं, जिसके बाद थोड़ा समझ कम आ रही है कि अगर दो वेक्टर डायरेक्शन में सेम है तो उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, नहीं ऐड हो जाता आराम से। अगर दो वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट है तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ डायरेक्शन भी देखिए अपोजिट नहीं है, एक इधर है एक इधर है, ऐसा अगर होता तो अब इसको घटा भी देते हैं। अगर दो वेक्टर क्या है जस्ट 90 डिग्री पे लगा है तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे लगे हों, समझिए अगर किसी एंगल पे लगे हों तो फार्मूला आपको ने पहले ही बताया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या होता है बताइए? 2pq cos थीटा। तो हम पहले इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम कर रहे हैं, फिर आपको हम बताएंगे सेकंड मेथड कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसको चाहिए तो नोट कर सकते हैं, ये रूल है वेक्टर एडिशन का कि वेक्टर को ऐसे जोड़ना है, सेम होगा तो ऐड होगा, ठीक है, अपोजिट होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, 90 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से होगा, अदरवाइज ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लेते हैं, हटा देते हैं, और इसके बाद हम आगे का डायरेक्शन जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पे आपके सामने देखो, एक बार डायग्राम दोबारा समझाते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि माइनस प्लस को खींचेगा तो E1 अंदर की तरफ है,
प्लस वाला की रिपल कर रहा है, E1 E2 के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना बताइए, थीटा ये है, थीटा ये है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 2 थीटा। और ये E क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है, क्या बोलिए, दोनों का रिजल्टेंट है। तो सुनिए यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, या पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो काम कर सकते हैं। एट पॉइंट P, ये जो पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है, क्या है बताइए, ये पॉइंट P पॉइंट है, एट पॉइंट P। तो देखिए जो फॉर्मूला बताया तो उसी को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था, याद है ना, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम। फॉर्मूला क्या बताया था आपको बताइए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी को नोट कर देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सही लिखा है। चलिए बताइए, रिजल्टेंट की जगह पे E है तो E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E स्क्वायर। P की जगह पहला वेक्टर क्या E1 है तो E1 स्क्वायर, समझिएगा। दूसरा वेक्टर क्या बोलिए E2 है तो E2 का स्क्वायर। अब थोड़ा दोनों के बीच का एंगल ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, तो एंगल में देखो थीटा नहीं लिखा हुआ है, एंगल देखो दोनों के बीच का थीटा ये और थीटा ये, कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करने की बारी है, तो ध्यान से देखिएगा, E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है। अब चाहे हम इसको रखें बार बार, या हमने इसको कुछ सपोज कर लिया है, बाद में इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमने कितना सपोज किया, x सपोज किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आगे बताइए क्या लिखेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर बताइए क्या लिखा है, cos 2 थीटा, समझिएगा। इसके बाद देखिए क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या लिखा है, 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। और इसके बाद जो है 2x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बताइए क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बचेगा ना, अंदर क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें cos का एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, समझिएगा, cos का हमें एक फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा समझ लेते हैं। cos के देखिए मेन 3 फार्मूला है cos और साइन के टर्म में। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ चॉइस करना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं कि यहाँ पे सुटेबल बैठ जाए, ठीक है ना। अब माइंड लगाइए कौन सा फार्मूला लगाएं, एक tan के फॉर्म में होता है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ लगाइए कि यहाँ से जो 1 है ना, ये प्लस वाला ये कैंसिल हो जाए, तो इसी को लगाते हैं बीच वाले फार्मूला को, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर इसका हम यूज करेंगे तो ये बीच वाला कट जाएगा, तो एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, दिखेगा वैसे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी x की वैल्यू जो लिखा है ना, उसको हम जो माने हुए हैं उसको बाद में रख देंगे, ठीक है, परेशान मत, तो ये x मान रहे हैं। तो बताइए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस प्लस कट गया। अब जो बचा उसके बाद तो आप नोट कर लीजिए, इसके आगे 2-3 लाइन और बचा, उसके बाद ये आपका रिविजन फिनिश हो जाएगा। तो आई होप इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ऊपर के इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको बताना है सेकंड मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या लगा दिया, वेक्टर एडिशन मेथड लगा दिया, क्योंकि दो वेक्टर ना तो डायरेक्शन में सेम थे, ना अपोजिट थे, ना तो ये 90 डिग्री पे थे। सिंपल सा वेक्टर एडिशन मेथड लगा दिया, उसके बाद इसको वैल्यू पुट करके रख दिया। cos 2 थीटा का लास्ट में फाइनली फार्मूला पुट कर दिया, -1 + 1 कट गया। अब यहाँ जो कुछ बचा है इसको इरेज करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो कुछ बचा है इसमें वैल्यू वगैरह पुट करने की बारी है, आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद आपका इक्वाटोरियल में, या जिसको हिंदी में पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, ठीक है। तो बताइए फिर इसके बाद लास्ट लाइन क्या बची, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए ये 2 बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके आगे बताइए क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा स्क्वायर तो क्या लगेगा बताइए, रूट लगेगा इसमें, 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 बाहर कर लीजिए, x 2 बार, एक बार x बाहर हो जाएगा, cos 2 बार, एक बार cos बाहर हो गया। इतनी बात सबको डाउट, कोई किसी को डाउट तो नहीं इतनी बात में, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू आपके सामने ये गिवन है। अभी cos का फार्मूला पढ़ा होगा ना मैथ में, क्लास 9-10 में, साइन कास्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहां से cos लगा देंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लेते हैं। अब इसको इधर का इरेज कर रहे हैं, इधर का इरेज कर दें, ये फार्मूला नोट हो गया सभी का। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें जो ट्रेंगल दिखा हुआ है, यहाँ एक जो ट्रेंगल बना है AOP, अब चाहे इधर का ट्रेंगल लीजिए चाहे इधर का ट्रेंगल लीजिए, दोनों में सेम कहानी होगी। तो राइट ट्रेंगल AOP में, ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो इन राइट ट्रेंगल AOP, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी चल जाएगा।
तो काश थीटा का फार्मूला बताइए, बेस अपान पढ़ा होगा ना, काश थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है, एल है, और हाइपोटेनस कितना बताइए, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही लिखा हुआ है। अब इसमें ला करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, काश की जगह पे वैल्यू को रखिए, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, के क्यू अपान बताइए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और काश थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है बताइए, क्या फाइंड की है, अंडर रूट के अंदर। अच्छा रूट लिखें चाहे रूट की जगह पे पावर लगा दें, जब रूट हटता है ना ऐसे तो पावर क्या लगती है, 1/2 लगती है, ये बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बताइए के को साइड में लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 2QL, सही है, 2QL बचेगा। बेस दोनों का सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1। अच्छा रूट की जगह पे पावर क्या लगेगी, हाफ, तो डायरेक्ट कर दे, समझ में आ जाएगा, तो 1 + हाफ। दोबारा समझिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा है, और जब ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 लगेगी, और मैथ का रूल है ना कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, बस पावर को ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अच्छा 2QL क्या होता है, कई बार हमने बताया था, कल ही बताया था कि P = क्या होता है, 2QL होता है, क्या होता है, P = 2QL होता है, ठीक है। तो जहाँ 2QL लिखा है वहाँ हम P लिखेंगे, और अपान बताइए क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, मतलब 3/2, ये पावर कितनी आ गई, 3/2। तो ये हमारा इक्वाटोरियल कंडीशन में मेन फार्मूला निकल आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये मेन फार्मूला है, ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड होगा। अभी आप लोग के दिमाग में होगा कि हम तो पढ़े हैं KP/R3, वो भी आने वाला है अभी, ठीक है, कुछ सेकंड के अंदर। तो हमने क्या बताया कि ये वैलिड, ऑलवेज वैलिड है, क्योंकि डाइपोल छोटा हो चाहे लंबा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, डाइपोल जैसा भी नेचर का है, आर की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कम चाहे ज़्यादा हो, ये ऑलवेज वैलिड होगा इक्वेटोरियल कंडीशन में। इतनी बातों को नोट कर लीजिए। अब आते हैं कंडीशन में कि फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला किसके लिए है, ऑलवेज वैलिड है। डाइपोल की लेंथ छोटी हो या बड़ी हो, ये फार्मूला हमेशा क्या रहेगा बताइए, वैलिड रहेगा फार्मूला। ऊपर का कुछ इरेज कर दे कहिए तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए, कि वेरी स्मॉल डाइपोल होगा तो फार्मूला हमारा क्या, जो कल निकल के आया था ना, K2P/R3, तो वैसे देखते हैं आज क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन हमने कल क्या लगाया था, याद तो करिए, कि एल इसकी वैल्यू क्या है, आर से बहुत ही लेस है ना। एक बार दोबारा से हम समझा देते हैं, जो डाइपोल होता है, डाइपोल एक बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसके डेफिनेशन में बताया था कि डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच 2 चार्जेस, दोबारा समझा देते हैं, डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच 2 चार्जेस विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वहाँ पे एक वर्ड लगता है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डाइपोल होता है, इसका जो सेपरेशन होता है, इसको बोलते हैं 12। ये 12 थोड़ा देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन एक्चुअली बहुत छोटा है। ये डिस्टेंस माइक्रोन में है, एंगस्ट्रॉम में है, मतलब 10 की घात 10⁻⁻6 या 10⁻10 में है। तो आपको बताया था कि डाइपोल ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो अगर 12 बहुत छोटा है तो एल उसका आधा होगा, है ना, 12 का हाफ क्या होगा, एल होगा। तो एल की जो वैल्यू होगी वो आर से क्या होगी, बहुत ही लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखने जा रहे हैं कि एल की वैल्यू अगर आर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है, एल इज़ वेरी लेस देन आर। कल एक रूल बताया था, कल की जाके वीडियो देखिएगा, कि अगर कोई चीज़ बहुत ही छोटी हो, क्या हो, अगर कोई चीज़ बहुत ही छोटी हो और उस पर जैसे कोई पावर आएगी, आपको हमने एग्जाम्पल देखे समझाया भी था, तो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है, मतलब वो जीरो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो ऐसे लिखेंगे कि एल वेरी लेस देन आर है, तो एल स्क्वायर क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू जीरो। क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू जीरो, हिंदी में है एल स्क्वायर जीरो की तरफ अग्रसर होगा, बढ़ेगा। तो जहाँ पे एल स्क्वायर लिखा है वहाँ पे ला के रख दीजिए। तो इक्वाटोरियल में क्या मिलेगा फार्मूला बताइए, के लिखा है, लिखा रहेगा KP/R², एल स्क्वायर की प्लेस पे इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। पावर क्या लिखी है, 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बताइए फार्मूला क्या निकल के आया इक्वाटोरियल कंडीशन में, फार्मूला निकल के आया KP/R। तो यहाँ सिंगल बचा, यहाँ क्यूब लगा, क्यूब लग जाएगा, KP/R3। सही बात है। कल का फार्मूला इसका डबल आया था, दुगना आया था, K2P/R3, वेरी स्मॉल डाइपोल। ये फार्मूला किसके लिए बताइए, ये फार्मूला है वेरी स्मॉल डाइपोल, कि अगर डाइपोल की लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी है
या हम ये कह सकते हैं जो हमने आर लिया है उसके कंपेयर में एल की वैल्यू बहुत ही लेस है, तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑलवेज वैलिड है। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड नहीं होता है, किताबों में दिया रहता है, लेकिन ये फॉर वेरी स्मॉल डायपोल के लिए होता है, बहुत ही छोटे डायपोल के लिए होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ कि इसको हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। बाकी जो फार्मूला फर्स्ट मेथड से आया है वही फार्मूला सेकंड मेथड से आएगा। ठीक है, फार्मूला को याद रखिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट मेथड या वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड, कि वेक्टर को तोड़ करके हम कैसे हल करेंगे उसको बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि वेक्टर को तोड़ा कैसे जाता है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि वेक्टर को तोड़ा कैसे जाता है। ये बात जो हमने पहले बताया था वही बात यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं सेकंड मेथड, समझिएगा ध्यान से। बहुत लोग एक ही तरीके से नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं कि कैसे इसको आप एग्जाम में चाहे इस तरीके से करिए, वेक्टर एडिशन मेथड से करिए, और चाहे जिसको अगर वेक्टर एडिशन मेथड पसंद नहीं है, थोड़ा फार्मूला में ठीक है दिक्कत आ रही है, तो वेक्टर एडिशन से मतलब छोड़ करके वो क्या नाम है वेक्टर कंपोनेंट मेथड से कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें एक रूल है कि अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है तो उसका कोई भी पार्ट वर्टिकल में नहीं आएगा, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल में रहेगा। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल में है तो उसका कोई भी पार्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में 0 रहेगा, वो पूरी तरीके से वर्टिकल में रहेगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका एक पार्ट हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा, डैट इज ए cos थीटा, और एक पार्ट वर्टिकल की तरफ होगा, डैट इज ए sin थीटा। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं, जिधर भी थीटा दिख जाए, चाहे हॉरिजॉन्टल की तरफ दिख जाए चाहे वर्टिकल की तरफ, इसको याद नहीं रखना कि हॉरिजॉन्टल तरफ हमेशा cos लगता है। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल तरफ लगा है तो इसका कंपोनेंट cos किधर आएगा? हॉरिजॉन्टल की तरफ आएगा। अगर थीटा मान लो इधर की तरफ लगा होता तो cos वाला फंक्शन इधर की तरफ आता। ठीक है, जिधर थीटा लगा है उधर cos में आएगा, और जिधर नहीं है उधर किस में आएगा? साइन में आएगा। याद हो गया सभी को अच्छी से? ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो E1 E2 लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम करने जा रहे हैं कंपोनेंट वाले पार्ट से। E1 को हम तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि E1 ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना तो वर्टिकल में है। E1 का देखिए दो पार्ट होगा, एक पार्ट ये वर्टिकल फॉर्म में, अब चूंकि वेक्टर नीचे है तो वर्टिकल नीचे बनेगा, और हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट ये होगा। जिधर वेक्टर रहेगा ऐसा तोड़ेंगे कि वेक्टर बीच में पड़े। ठीक है, अगर मान लो वेक्टर ऐसा है तो ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, वेक्टर उधर की तरफ है तो फिर हॉरिजॉन्टल इधर लेंगे, वर्टिकल उधर लेंगे, वेक्टर इधर की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल इधर, मतलब जिधर की तरफ वेक्टर है उधर ही हॉरिजॉन्टल लेंगे, उधर ही वर्टिकल लेंगे। चलिए बताइए क्या कहा था कि जिधर थीटा होगा उधर cos, तो E1 cos ये लिखेंगे ना, E1 cos थीटा, और इधर नहीं है तो बोलिए क्या लिखेंगे? E1 sin। हमने E1 को तोड़ लिया, सही है। अब हमको E1 से मतलब नहीं रहेगा, हमको E1 sin E1 cos से मतलब रहेगा। ऐसे बताइए E2 को तोड़ने जा रहे हैं, किसको तोड़ने जा रहे हैं बताइए? E2 को तोड़ने जा रहे हैं। इधर थीटा लगा है, इधर थीटा लगा है, तो यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे? इधर की तरफ क्या लिखेंगे? इधर थीटा लगा है तो यहाँ लिखेंगे ना E2 cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए? E2 cos थीटा। और इधर की तरफ नहीं लगा है तो इधर की तरफ बताइए क्या लिखेंगे? E2 sin थीटा। तो हमको जो है E1 E2 को तोड़ करके 4 कंपोनेंट मिले। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा, एक E1 sin, एक E2 sin, एक E1 cos, एक E2 cos। अब ध्यान से देखो तो दो कंपोनेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए और दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ गए। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ बना के अलग से दिखा देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए। देखिए इसको हम यहाँ बना के दिखा देते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कोई भी चीज़ में डाउट होने नहीं पाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जहाँ थीटा वहाँ थीटा लगा देते हैं ऐसे। देखो इधर वाला पार्ट क्या किया था, पहले E1 को तोड़ा था ना, तो एक पार्ट E1 cos निकला था। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मत देखिए, बस इधर देखिए कि जिधर थीटा लगा उधर cos आएगा, और जिधर नहीं लगा उधर क्या आएगा? साइन आएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल याद रहेगा आपको। इधर E2 है, इधर वाला पार्ट क्या आएगा बोलो? E2 cos आएगा, और इधर का पार्ट बताइए क्या आएगा? E2 sin आएगा। हो गया, 4 पार्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, पहले से बता रखे हैं कि जितना E1 की वैल्यू है, वैल्यू में मैग्नीट्यूड में, उतना E2 की वैल्यू है KQ/R² + L²। इसको हमने x माना है।
देखिए देखने में लग रहा था कि E1 E2 अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों पहले से सेम है, साइन ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट होने से ये कट जाएंगे। मतलब 4 में से 2 तो ऐसे ही कट जाएगा। मतलब जैसे मान लो 5 नीचे आ गया और 5 ऊपर आ गया तो घटाएंगे तो 0 आएगा ना। लेकिन दो जो कंपोनेंट इसके, एक E1 कास और एक E2 कास, ये देखो डायरेक्शन में क्या है, सेम है। इसलिए आपको पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर डायरेक्शन में सेम होता है तो उनको ऐड कर देंगे। एक बार अगेन रिपीट करते हैं। यहाँ पे E1 E2 का दो कंपोनेंट किया, ठीक है। पहले आपको हमने पहले मेथड में बताया था, वेक्टर एडिशन से बताया था। अब ये चल रहा है हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। इसमें हम वेक्टर को तोड़ के बता रहे हैं कि कैसे वेक्टर को तोड़ के समझना है। तो E1 को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ा, E1 साइन E1 कास। E2 को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ा, E2 साइन E2 कास। 4 में से 2 कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि E1 E2 की वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड जितना नीचे उतना ऊपर, डायरेक्शन अपोजिट होने से ये कट गया। दोनों ये भी देखो सेम होगा। अच्छा, ये ना सोचना कि ये सेम नहीं होगा। E1 E2 दोनों सेम है, कास सेम है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम है। क्या है? डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई। जो हमने डायग्राम वहाँ दिखाया था उसको हमने यहाँ थोड़ा जूम करके बड़ा करके बना दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहीं से हम E1 कास E2 कास दोनों को मिला के जोड़ करके जितना भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे, नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको इरेज कर रहे हैं। तो कौन कौन कट गया, याद है ना? कौन कौन कट गया है? E2 साइन और E1 साइन, ठीक है ना, ये कट गया। 2 ही बच रहा है। कौन कौन बच रहा है? E1 कास और E2 कास। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, हम क्या लिखेंगे थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एट पॉइंट P, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2 ही कंपोनेंट बच रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। कौन कौन डायरेक्शन सेम है? E1 कास का सेम है और E2 कास का सेम है। उठा के दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना आसान है, ये भी आसान तरीका है। चाहे वेक्टर एडिशन से करिए, जिसको थोड़ा मैथ में दिक्कत है इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखने की बारी है। कास यहाँ पे आ रहा है, कास हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। कास थीटा जैसे निकाला था ना इसके पहले निकाल लेते हैं। कास का फॉर्मूला बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। दोनों में सेम आएगा। बेस की वैल्यू L यहाँ भी है, L यहाँ भी है। हाइपोटेनस यहाँ भी √r² प्लस L² है, यहाँ भी √r² प्लस L² है। तो L अपॉन √ बताइए क्या मिलेगा? L² प्लस r²। चलिए बताइए ध्यान से। अब वैल्यू रखने की बारी है। E1 की वैल्यू x है, माना था x भी रख सकते हैं, लेकिन क्या मतलब उसको में हल ही करना है तो रख ही देते हैं। तो E1 की वैल्यू बताइए क्या लिखा है? KQ अपॉन में r² प्लस L²। अब ध्यान से समझिएगा। कास थीटा की वैल्यू क्या लिखी है, बोलो क्या निकला है? L अपॉन √r² प्लस L²। अब यहाँ पे आपको मैं एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, थोड़ा सुनिए। हमने कहा जितनी वैल्यू E1 की रखा है, बोलिए हम, उतनी E2 की रखेंगे, दोनों सेम है ना। जितना कास रखा है उतना कास फिर रखेंगे। इसका मतलब इसी वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार क्यों लिखें? इसमें उठा के हम 2 से गुणा करा दें। नहीं समझ आ रहा? जैसे मैथ में होता है ना, x प्लस x को 2 बार लिखो तो 2x होता है कि नहीं होता है? x को 3 बार लिखो तो 3x होता है कि नहीं होता है? तो हमने कहा E1 E2 दोनों सेम है, जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। कास सेम है तो इसी वैल्यू को हम 2 बार रिपीट करें, उससे बेहतर ये है कि उसमें उठा के हम 2 से गुणा कराते हैं, ठीक है। आ गया होगा। अब रूट हटेगा, पहले बताया था, तो पावर क्या लगता है? हाफ लगती है। तो यहाँ बताइए क्या लिखेंगे? k को बाहर कर लिया। यहाँ बताइए 2QL अपान बताइए r² प्लस L²। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ रूट हटेगा तो पावर क्या लगेगी? पहले समझा चुके हैं ना, हाफ लगेगी। तो इसके नीचे बताइए, और अभी आपको बताया था कि P का फार्मूला होता है 2QL, है ना। ये तो पहले बता रही है, कल बता दिया था। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो E = बताओ क्या निकला? KP अपान r² प्लस L² की पावर 2 × 2, 2 × 1 = 2, 2 + 1 कितना आया? 3/2। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अभी भी ऐसे ही फार्मूला आया था, फर्स्ट मेथड से भी ये फार्मूला आया था। अभी सेम फार्मूला फर्स्ट मेथड से भी आया था, वही फार्मूला फिर आ गया। तो कितना आसान है, चाहे उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, ठीक है। बस उसमें क्या है, आपको कंपोनेंट नहीं करना, तोड़ना नहीं है। इसमें आपको तोड़ लेना है, वेक्टर को तोड़ लेना है कास में साइन में। उसके बाद साइन वाला कट जाएगा, क्योंकि E1 E2 सेम है, साइन सेम है। डायरेक्शन अपोजिट हो गया, वैल्यू सेम है, कट जाएगा। 2 बचेगा, E1 कास E2 कास, उठा के दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, इसमें एक बात, जब न्यूमेरिकल लगाइए ना तो न्यूमेरिकल इससे भी लग जाएगा। अच्छा, आपका जब भी इस तरह की कंडीशन दिखे, जहाँ भी सवाल में इस तरह का सिचुएशन दिखे कि डाइपोल बन रहा है और यहाँ इंटेंसिटी लगाना है, तो न्यूमेरिकल आपका इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा।
इतना सोचिए न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ आपको एंगल दिया है E1 E2 की वैल्यू निकाल के रख रहे हैं तो आराम से कर लेंगे। तो ये आपका ठीक है, जो ऑलवेज वैल्यूड वाला फार्मूला था ये आ गया। अब जो कंडीशन वहाँ लगाया था, ठीक है ना, वेरी स्मॉल डाइपोल, उसको यहाँ भी लगा करके हल कर लेंगे। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दें। अब देखिए, जो हमने कंडीशन पहले लगाया था कि अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल डाइपोल हो, फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, क्या बताया था कि अगर एल की वैल्यू समझा दिया ना, अभी आपको समझाया था, एल इज़ वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। पूरा सेम प्रोसेस है, जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक है। एल स्क्वायर की जगह पे रख दिए जीरो, तो ये इक्वेटोरियल में कितना आ रहा है स्मॉल डाइपोल से, बताइए, कि पी अपान आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की प्लेस पे जीरो कर देंगे, पावर क्या है 3/2, ये पावर ये जीरो तो हट ही जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बताइए फार्मूला क्या निकला इक्वेटोरियल में, के पी अपान आर क्यूब। ठीक है, तो आपको हमने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो पसंद आए, चाहे पहला मेथड चाहे दूसरा मेथड, उससे करिए। ये आपका इक्वेटोरियल वाला कंडीशन खत्म, ये स्केलर फॉर्म। अब आते हैं इसका हम डायरेक्शन देख करके वेक्टर फॉर्म, जैसे कल लिखा था ना वेक्टर फॉर्म, 2k पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पी में एरो लगा था, ई में एरो लगा था। ठीक वैसे यहाँ भी अगर हम वेक्टर में एरो लगा के लिखना चाहें, यहाँ पे एरो लगाएं, तो इसके आगे माइनस लगता है। माइनस थोड़ा सुन लो क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है, आपको शुरुआत में बताया था ना कि जो डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल का होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2 + q होती है। क्या होती है, -2 + q। और ध्यान से देखो कि इसमें जिधर डाइपोल मोमेंट है उसका जस्ट उल्टा इंटेंसिटी आ रही है। इधर डाइपोल मोमेंट है और इधर क्या आ रही है, इंटेंसिटी। कल ऐसा नहीं था, कल जिधर डाइपोल मोमेंट था एक्सियल वाले में उधर ही इंटेंसिटी थी, इसलिए फार्मूला प्लस में आया था वेक्टर फॉर्म में। अभी इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई इसलिए कि हमने इसमें, ठीक है, इसको हमने दो तरीके से बताया है। ठीक है, अगर एक तरीके बताते तो इससे वीडियो, ठीक है, छोटी होती, लेकिन थोड़ा इसको हमने दो तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे परेशान मत होइएगा कि वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें, थोड़ा ध्यान दो, इसका हम अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए ध्यान से। जो फार्मूला ऑलवेज वैल्यूड था उसका फार्मूला क्या निकल के आया था बताइए अभी, वो फार्मूला क्या निकल के आया था, के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकल के आया था ना, ये फार्मूला निकल के आया। इसमें देखिए अगर हम एरो लगाएं तो एरो कहाँ कहाँ लगेगा, के तो खैर कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट पर तो एरो लगेगा क्योंकि वेक्टर तो होता नहीं है। ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है और इंटेंसिटी किधर की तरफ है, जस्ट अपोजिट है, तो ये नेट इंटेंसिटी का फार्मूला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस लग जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्यों लगा, क्योंकि जिधर डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। जो हमने स्मॉल डाइपोल का बताया था फार्मूला, स्मॉल डाइपोल वाला, उसको भी लिख देते हैं, के पी अपान आर क्यूब। ठीक है, यहाँ भी एरो लगा देते हैं, पी के डायरेक्शन क्या है, ई के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो माइनस लग जाएगा। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या बन गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर कोई पूछता है वेक्टर फॉर्म में लिखिए इक्वेटोरियल कंडीशन के फार्मूला को, तो ऐसे लिख सकते हैं, वेयर के क्या है, शुरुआत से बता रहे थे, के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी फार्मूला को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बताइए पी अपान आर क्यूब। ठीक है, आई होप आज लोग को आप ये इक्वेटोरियल कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पहले हम एक्सियल कंडीशन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक हम वीडियो एक और बनाएंगे इसी पे कि हम दोनों फार्मूलाओं को मतलब मर्ज करके दोनों को मिला करके बता देंगे कि एक्सियल के फार्मूला क्या क्या है, इक्वेटोरियल के फार्मूला क्या क्या है। दोनों का शॉर्ट वीडियो बना देंगे शॉर्टकट में कि दोनों का वेक्टर फॉर्म क्या है। वैसे हम दोनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं अलग अलग। ठीक है, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं। और दोनों में प्लस कहाँ आता है, माइनस कहाँ आता है, अभी बताया ना कि एक्सियल में प्लस आता है क्योंकि डायरेक्शन सेम रहती है। इक्वेटोरियल में माइनस क्यों आता है, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट है। इधर डाइपोल मोमेंट है -q 2 + q, और इधर की तरफ क्या इंटेंसिटी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जितना फार्मूला एक्सियल में आया था, एक्सियल वाला फार्मूला क्या आया था याद है, k × 2p अपान आर क्यूब, वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए, और इसमें क्या आया है, kp अपान आर क्यूब। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज जस्ट हाफ, क्या होता है, जस्ट हाफ, आधा होता है डेट ऑफ किसका, एक्सियल पोजीशन का, एक्सियल पोजीशन का आधा होता है। या उल्टा बोलें
तो एक्सियल जो पोजीशन होती है उसमें इंटेंसिटी की वैल्यू किसी डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल के उतनी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग थोड़ा फॉर्मूला कोटेशन करा दिया है, इसको नोट कर लीजिए। और अभी आगे मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि दोनों फार्मूलों को मर्ज करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि एक्सियल का फार्मूला क्या है और इक्वेटोरियल का फार्मूला क्या है। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसको सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करिए, और जो भी डाउट है उसको कमेंट में पूछिए कि कौन सा आपको टॉपिक में डाउट है, उस पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है।